हेलो एवरीवन, दिस इज मी दिव्या नारंग, योर एजुकेटर। सो आज बहुत दिनों बाद कहें या महीनों बाद कहें हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स हम लोग ने बिगिन अप किया था। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो इकोलॉजी का था वो हमने फिनिश अप कर लिया है। सो व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू टुडे इज कि जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी पूछा गया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो आई विल बी गिविंग यू द क्वेश्चंस, आई विल बी गिविंग यू 2-3 मिनट्स ऑफ टाइम। आप लोग पॉज करना वीडियो और उसके बाद अपने हिसाब से आप आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन पे लिखोगे या आप अपने जहां पे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे आप लिखोगे एंड मुझसे जरूर शेयर करोगे कि आप लोगों के कितने आंसर सही रहे, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्पफुल होगा। ये आज का पूरा एजेंडा है। चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी को आज हम उसके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम बिगिन अप करते हैं अपना क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिलेटेड टू इकोलॉजी। आर यू ऑल रेडी? ओके, चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी दिखता जाएगा साइड बाय साइड, लेकिन मैं डिक्टेट भी कर दे रही हूँ और आप पॉज करोगे, देन आप आंसर दोगे, देन आप आंसर सुनोगे। क्लियर एवरीबडी? ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है? चलो बिगिन अप करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इन्वायरमेंट रेफर्स टू, ठीक है, इन्वायरमेंट किसको रेफर करता है? इन्वायरमेंट क्या है? Your options is A, the natural world of land, water, air, plants, animals that exist around it. Clear? Option number B is sum total of the conditions which surround the human being at a given point of time. C is the interacting system of physical, biological and cultural events which are interlinked. And option D is all of the above. अब आपको वीडियो पॉज करना है और आपको इसमें से चूज करना है कि इन्वायरमेंट जो है किसको रेफर करता है, इन्वायरमेंट इनमें से किस चीज में सबसे सुइटेबल है। तो चलिए पॉज करिए और आप लोग आंसर दीजिए, देन आई विल बी डिस्कसिंग द आंसर। ओके। जैसे कि मैंने पूछा इन्वायरमेंट क्या है, मैंने पहला ऑप्शन दिया। देखो, आपको इन्वायरमेंट पता है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स और उससे रिलेटेड चीजें। दैट मीन्स उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट में हमारी जिस चीजों से हम सराउंडेड है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं लेसन दे रही हूँ तो मेरे आसपास बुक है, टेबल है, चेयर है, सोफा है, मोबाइल है, यहाँ मैं इन सब चीजों से सराउंडेड हूँ। आपके साइड आप किस चीज से सराउंडेड है वो आप पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो जो भी चीजें सराउंडेड है या जो इफेक्ट करती है, दैट इज योर इन्वायरमेंट। तो पहला ऑप्शन था कि नेचुरल वर्ल्ड, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सब भी आता है। वी हैव ऑल्सो डिस्कस कि इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें आती हैं, तो ये भी यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो पहला ऑप्शन तो सही है। सेकंड इज सेइंग द सम टोटल ऑफ द कंडीशंस व्हिच सराउंड द ह्यूमन बीइंग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स करेक्ट। हमने यही तो बोला कि जो भी कंडीशन है जो इफेक्ट करती है या सराउंड करती है किसको, ह्यूमन बीइंग्स को, ऑर्गेनिजम्स को, कोई गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज योर इन्वायरमेंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Third is saying the interacting system of physical, biological, cultural events which are interlinked. Again, this is correct. So all the three options are correct. That is your option number D. All of the above is correct. क्योंकि environment क्या है? जो surround करता है, जो affect करता है organisms को during the lifetime. इसमें social, biological या mention कर लो अपने notebook में, highlight कर लीजिए कि it is total किसका? Social, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी जो कंपोज करता है नेचर को और ह्यूमन मेड और सराउंडिंग्स को। क्लियर? तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशंस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? तो इसमें सोशल, कल्चरल, फिजिकल, ये सारी चीजें, इसमें बायोलॉजिकल, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। सो योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट फॉर द इन्वायरमेंट। क्लियर एवरीबॉडी? बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा, बिकॉज ये ज्यादा टफ नहीं था और ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। क्लियर? तो चलिए
हम अगले क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज एनवायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ व्हाट? एनवायरमेंट किस चीज से बना है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ व्हाट थिंग्स, व्हाट फैक्टर्स? ए बायोटिक फैक्टर्स, बी फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, सी एबायोटिक फैक्टर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अगेन हमने इन्वायरमेंट में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बायोटिक होता है, एबायोटिक होता है, साथ ही साथ अभी हमने बोला कि इसमें सोशल, बायोलॉजिकल, ये सारी चीजें आ गई। तो इन्वायरमेंट हमारा बायोटिक का भी है, एबायोटिक का भी है, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स का भी है टोटल। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये चीज हो गई हमारी इससे रिलेटेड। सो इन्वायरमेंट को हमने बायोटिक और एबायोटिक में तो डिवाइड करते ही हैं। बायोटिक में हमारा लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, एबायोटिक में हमारे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है जो फिजिकल फैक्टर से लेकर बने होते हैं, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो मेनली बायोटिक, एबायोटिक हो गया आपका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तब तक आप लोग देखते रहिए। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब पूरी तरीके से हम इकोलॉजी पे आ जाते हैं। सो इकोलॉजी, थर्ड क्वेश्चन, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, मैन एंड फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर, एंड डी इज योर हस्बैंड एंड वाइफ। सो सी तो चलो, डी तो आपको पता है कि नहीं है, उसको तो आप हटा ही दो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप बताइए कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? ये हमने सबसे पहला पॉइंट ही जब हमने अपना ये लेसन स्टार्ट किया था, आई ऑलरेडी फर्स्ट थिंग जो मैंने मेंशन की थी इकोलॉजी के बारे में कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन योर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स में हमारे प्लांट, एनिमल, मैन, ह्यूमन बीइंग, सो ऑन, विद द इन्वायरमेंट। सो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी किसकी स्टडी है? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट की। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर एवरीबॉडी ना? ओके, कमेंट सेक्शन पे जरूर मुझे बताइएगा, तभी मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं, या मैं ऐसे ही बस बोलती जा रही हूँ। ठीक है, सो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन, ये टर्म मैंने, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो आपका ये यहाँ से कवर अप हो जाएगा। द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय हुम? A. G. Taylor, B. is your Hartigan, C. is D.R. Stoddart and D. is Tansley। सो इकोसिस्टम का टर्म किसने कॉइन किया था? ये मैंने पढ़ाते टाइम नहीं बताया, तो आपका ये यहाँ से कवर अप हो जाएगा। ये भी यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सो द टर्म इकोसिस्टम जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था वो A.G. टांसले ने, टांसले दैट इज योर डी, टांसले ने ये टर्म जो था कॉइन किया था कब? 1935 में। इन्होंने डिफाइन किया था कि इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर कैटेगरी है फिजिकल सिस्टम जिसमें हमारे ऑर्गेनिजम्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, एक ओपन स्ट्रक्चर होता है, वेरियस साइजेस होते हैं, वेरियस काइंड्स होते हैं। सो इन्होंने ये टर्म कॉइन करा था इकोसिस्टम। इन्होंने बताया था कि इकोसिस्टम में हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ एक इंटरैक्शन होता है। ठीक, इसमें बायोटिक, एबायोटिक, अगेन वही लिविंग का नॉन लिविंग के साथ एंड सो ऑन, ये तरीके से होता है। ये बायोटिक और एबायोटिक जो होते हैं लिंक्ड होते हैं टुगेदर थ्रू द न्यूट्रिएंट साइकिल एंड द एनर्जी फ्लो। क्लियर? ये एक्स्ट्रा थिंग्स हैं। जहां पे मैंने इकोलॉजी समझाया था वहां पे आप एड ऑन कर लो कि टर्म कॉइन किसने किया? टांसले ने किया। कब किया? 1935 में किया। इन्होंने क्या डिफाइन किया था? इन्होंने डिफाइन किया था कि ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है फिजिकल सिस्टम की जिसमें हमारा ऑर्गेनिक और नॉन इनऑर्गेनिक दैट इज योर लिविंग, नॉन लिविंग, ये सब का कॉम्पोजिशन होता है। ये दोनों लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये एक ओपन स्ट्रक्चर होता है, वेरियस काइंड्स होते हैं, वेरियस साइजेस होते हैं, साथ ही साथ लिंक्ड होते हैं किससे? न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो। ये चीज मैंने डिस्कस की है पढ़ाते टाइम। ठीक है, और साथ ही साथ इकोसिस्टम हमारा एक नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये अर्थ इटसेल्फ इज अ लार्ज इकोसिस्टम। बेसिकली ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। तो आंसर इज योर डी, टांसले। कब? 1935। एड ऑन थिंग्स है
जहां पे आपने लिखे हैं वहीं पे स्टिकी नोट्स लगा के ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है ऐड ऑन कर लीजिए आप लोग। क्लियर एवरीबॉडी ना? ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी? तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not true about the ecosystem? जितने भी पॉइंट्स मैं मेंशन कर रही हूँ, अब आपको अगर याद हो हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम के बारे में, उसके फीचर्स भी शॉर्ट में हमने बताए थे। तो इसमें से क्या ट्रू नहीं है, मीन्स क्या गलत दिया हुआ है इकोसिस्टम के बारे में? Option A is it represents all the living organisms and the physical environment in a given space-time unit. B, it is a functional unit. C, it has own productivity. D, it is a closed system. अब देखो, अगर आपको पहला पॉइंट तो चलो आपको जितना मुझे लगता है, जितना मैंने आप लोगों को बताया है उस हिसाब से आई एम श्योर कि आप लोग ए को तो नहीं प्रेफर करोगे कि ये तो नहीं है, ये आपको बताइए सही दिया है कि इट रिप्रेजेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिजिकल एनवायरनमेंट इन अ गिवन टाइम यूनिट, ये तो सही है। तो ये ऑप्शन तो आपका डिलीट हो गया। ठीक, जहां पे आपको समझ ना आए, कट डाउन दी राइट और रॉन्ग, जिस पे आपको श्योरिटी हो, एलिमिनेशन मेथड क्या तरीका आप यूज करके इसमें कट डाउन कर सकते हो। आपने ए को हटा दिया, बचे 3 ऑप्शंस। ठीक, अब फंक्शनल यूनिट है, ये भी आपको कहीं ना कहीं पता है कि हाँ ये है, हट गया। बचता है इट हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, इट इज अ क्लोज सिस्टम। अगर रिवाइंड करते हैं, जो अभी मैंने आपको इकोसिस्टम कॉइन किसने किया, उसमें अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी हो तो आई हैव मेंशन्ड कि ये क्या था, हमारा लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कॉम्पोजिशन था, डिफरेंट साइज का था, डिफरेंट काइंड्स का था, और ये हमारा एक ओपन सिस्टम था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज सिस्टम। सो आपका आंसर मिल गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इट इज अ क्लोज सिस्टम, इट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज एन ओपन सिस्टम। इस तरीके से आपको पढ़ना है, हर जगह रट्टा मारने का काम नहीं होता, कहीं कहीं पे स्मार्ट स्टडी, दैट्स व्हाट माय you know ना, स्मार्ट स्टडी विद ईज, सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ स्मार्ट स्टडी, बिकॉज आपने अभी समझा था, उसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन गया। तो एक दो चीजों को लिंक करने की कोशिश करो, रखने की जरूरत इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं है। सो क्लियर एवरीबॉडी? सो इकोसिस्टम में हमने बोले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये हमारा ओपन सिस्टम होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, और इसमें हमारा बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है, कोई लिमिट ऑफ बाउंड्रीज नहीं होती है। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। फंक्शनल यूनिट होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हमारा एनर्जी सर्कुलेशन होता है। ये सारी चीजें हो गई इकोसिस्टम में। ये हमारा ओपन सिस्टम होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, ओन प्रोडक्टिविटी होती है। सो ऑप्शन डी, इट इज अ क्लोज सिस्टम, इज रॉन्ग अबाउट इकोसिस्टम। क्लियर एवरीबॉडी? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, अब ये वही सेम क्वेश्चन आ गया बिकॉज ये एक क्वेश्चन हमारे 2015 का, एक क्वेश्चन 2016 का है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आप फिर से सुन लीजिए, मे भी कुछ नया आपको और पॉइंट पता लग जाए। Which of the following is not correct about the ecosystem? It comprises both biotic and abiotic components. B, it has its own productivity. D, it is a closed system. It is a closed system. And D, it is a natural resource system. Again, closed system is wrong. उसके अलावा biotic abiotic होता है, correct. Own productivity होती है, correct. उसके बाद natural resource ecosystem है, करेक्ट। एड ऑन द पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा इसमें आ गया हो टू योर नोट्स। क्लियर एवरीबडी? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के लिए बेस्ट यहाँ पे क्या समझाया गया है? अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। बी, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। C, community of organisms together with the environment they live in. और D, flora and fauna of a geographical area. अब आपको कायदे से जो पता है कि इट इज, ये जो इंटरैक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ, तो इससे आपको C ऑप्शन सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है कि इट इज द कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द इन्वायरमेंट दे लिव इन। सो ऑप्शन C इज योर करेक्ट ऑप्शन, योर करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्लियर ना? सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? कहीं कोई डाउट हो
आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। साथ ही साथ आई वुड लव कि अगर आप हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन पे देने की कोशिश करो, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। पॉज करो, आंसर लिखो, क्रॉस चेक करो मेरे आंसर से एंड गिव योरसेल्फ मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर आपको याद हो मैंने इकोसिस्टम बताया था। इकोसिस्टम आप दो तरीके के हमने पढ़े थे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हमने फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। एक्वेटिक में हमने सलाइन वाटर, पॉन्ड और ये सब के बारे में देखा था। तो क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ऑब्वियस एक मैन मेड, और उस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारा आर्टिफिशियल क्या होगा। सो योर ऑप्शंस इज ए पॉन्ड, बी फील्ड, सी फॉरेस्ट, डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पॉन्ड आपको पता है कि ये आपका आता है एक्वेटिक पे, आपको फॉरेस्ट पता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे आता है, फील्ड कहीं नहीं आता तो इट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फील्ड हो गया, गार्डन हो गया, ये सब आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गए। फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, ग्रासलैंड्स, ये सब आपके नेचुरल में हमारे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक ये सब आ जाते हैं, तो ये हमारे हो गए नेचुरल। और हमारा आर्टिफिशियल का जो ऑप्शन होना चाहिए वो फील्ड हो गया। क्लियर ना? छोटा सा क्वेश्चन था बट ठीक है, पूछा गया है 2016 में, सो आई थॉट टू कवर इट दिस ऑल्सो। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, देखिए आप लोग नोट्स अपने बहुत अच्छे से बना के रखो। ठीक है, मैंने खुद इस तरीके से आपको पढ़ाने के हिसाब से जब मेरे नोट्स बने, तो आपको पढ़ने के हिसाब से तो होना ही चाहिए अच्छे से। इसी में आप स्टिकी नोट्स खरीद लीजिए और उसी को यहीं पे स्टक करते जाइए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स एड ऑन होते हैं। क्लियर? ओके, सो हम बोल रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ए डेजर्ट इकोसिस्टम, बी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सी माउंटेन इकोसिस्टम एंड डी मैराइन इकोसिस्टम। तो इसमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो सबसे ज्यादा एरिया अर्थ सरफेस का कवर अप करता है? सो गिव योर आंसर्स, आई वुड बी हैप्पी। सो योर ऑप्शन डी मराइन इकोसिस्टम जो है, देखो हमने पढ़ा था दो इकोसिस्टम होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, जिसमें से मेराइन इकोसिस्टम जो होता है बिगेस्ट इकोसिस्टम होता है। ये 71% ऑफ द अर्थ सरफेस को कंटेन करता है। ठीक है, और पूरे प्लैनेट्स के वाटर के अकॉर्डिंग भी है। तो आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मेराइन इकोसिस्टम जो है सबसे ज्यादा अर्थ सरफेस का एरिया कवर अप करता है। क्लियर? Which of the following is the largest ecosystem of the world? अब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन है हमारा? ए ओशन, बी ग्रासलैंड, सी फॉरेस्ट, डी माउंटेन्स। इसमें ओशन। ठीक है, हमारा ओशन जो है सबसे ज्यादा इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिविंग नॉन लिविंग का वाटर के साथ और उससे रिलेटेड का इंटरेक्शन होता है। एक्वेटिक हमारा मैराइन और फ्रेश वाटर हो सकता है, तो ये 70% कवर अप करता है मैराइन, और टोटल प्लैनेट्स का जो वाटर का वेटेज है वो 97% है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द डिजोल्व मटेरियल्स इन सी वाटर हमारा क्लोरीन और सोडियम है। तो मेन योर आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज योर ओशन, और हमारा मैराइन इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये आपके मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं जो कि आपको इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। इसके ऑप्शंस है ए इकोटोन, बी इकोलॉजिकल नीचे, इसको नीचे या नीच जो भी आप बोल लो, सी हैबिटेट एंड डी इज योर होम रेंज। ये टर्म मैंने कवर अप नहीं किया था पढ़ाते टाइम, तो मैं भी इसको समझा देती हूँ आपको जल्दी से, तभी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप कर लिया है। सो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by an organism but also its functional role. Answer is your ecological niche. ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, ये हमारा एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है या प्लेस ऑफ स्पीशीज होती है। सो
ये एक फिजिकल स्पेस को भी डिफाइन करता है जो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है, साथ ही साथ ये एक फंक्शनल रोल भी है इन द कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसमें हमारे बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स होते हैं। क्यों? जिससे कि हम हम रह पाए, हम वहां हम अपनी लाइफ सरवाइव कर पाए, स्टे कर पाए, एक हेल्दी लाइफ जी पाए। तो इसके लिए बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड योर केमिकल फैक्टर्स आर देयर। सो हर एक स्पीशीज के लिए ये यूनिक होता है। जहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन में मेंशन है ना कि इट हैज अ फंक्शनल रोल, तो ये वो यूनिक होता है, इट हैज अ यूनिक फंक्शनल रोल। ठीक है, और कोई दो स्पीशीज कांट हैव द आइडेंटिकल निचेज नहीं हो सकते हैं। सो निचे इज ओनली आपको समझने के लिए, इट इज अ यूनिक फंक्शनल रोल है। ठीक है, इकोलॉजिकल निचे कैरेक्टराइज द पोजीशन ऑफ द स्पीशीज विद इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, और इसका फंक्शनल रोल होता है यूनिक फंक्शनल, इसको आप स्पेसिफाइड अगर बोलो तो यूनिक फंक्शनल रोल होता है। कोई दो निचेज आइडेंटिकल नहीं होती, कोई दो स्पीशीज आइडेंटिकल नहीं होती सेम निचे के लिए। ठीक है, और बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं। और रही बात इकोटोन के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि आप अगर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो शंकर आईएएस बुक से और एक दूसरी बुक से, इन दोनों के बीच में आप सिर्फ दो बुक्स के हिसाब से आप अपना यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम सिर्फ इन बुक्स के हिसाब से कवर अप के अकॉर्डिंग क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। इन दोनों के बीच आपको जरूरत है किसकी? करंट अफेयर्स मैगजीन्स की, आपको जरूरत है न्यूज़पेपर्स की। तो ये इसके बीच का इकोटोन है कि जब तक आप इसको भी पढ़ना ही पढ़ना है, या आप कोई दो पार्टीज है उनके बीच में किसी ने, दो लोगों ने ज्वाइन अप कर लिया, तो एक बीच में इकोटोन है। सो इकोटोन हमारा टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम होता है, एक बीच का जंक्शन होता है। इन दोनों को साथ में कवर करने के साथ बीच का जो जंक्शन है वो है आपका करंट अफेयर्स, तो आपको उसकी भी जरूरत है। तो दिस इज व्हाट योर इकोटोन इज, बीच का जंक्शन, इट इज अ जंक्शन। ठीक है, और हमारा नीचे क्या हो गया? यूनिक फंक्शनल यूनिट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे स्टे कर सकते, सरवाइव कर पाते हैं। सो दिस इज योर नीचे। क्लियर एवरीबॉडी? आई होप ये वाला लेसन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। एक रिवीजन हो गया जितना अभी हम लोग ने प्रीवियस दो लेसन में हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर अप किया। सो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अपना जो फीडबैक है प्लीज मुझे अपने कमेंट सेक्शन पे मुझे इस बार जरूर चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट फीडबैक। तो मुझे समझ नहीं आता। देखो, ये हम जो मैं पढ़ा रही हूँ ये वन वे नहीं लगना चाहिए ना। जब तक मुझे वहां से भी प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगा, जब तक मुझे वहां से भी एक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जब टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक ना मेरे पढ़ाने का फायदा, ना आप लोगों के समझने का फायदा। क्योंकि मैं आपके साइड से नहीं समझ पा रही, ना आप मेरे साइड से समझ पा रहे, तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। तो आई वुड लव कि अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो, या मेरा ये इकोलॉजी का इनिशिएटिव पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन पे एक छोटा सा कमेंट लिखने में आप लिख ही सकते हो। सो अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो, अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा है, तो डू लाइक इट, डू शेयर इट, डू गिव योर फीडबैक, डू कमेंट डाउन। और साथ ही साथ आप मुझे अपने लेसन्स में ऐसे प्यार देते रहिए। एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में चैप्टर नंबर 2 के साथ। सो स्टे प्रिपेयर्ड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, और नोट्स प्लीज बहुत अच्छे तरीके से आप बनाते चलो। सो टिल दैट टाइम, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।